हम अगर खित्ते की पोजीशन को देख लें, उसके बाद में फिर हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो खामनाई साहब की जो तकरीर थी, अगर उससे पहले मैं बात करता हूं, तो ट्रंप की जानब से जो बयान दिया गया कि आखिरी 2 दिनों में इसराइल को पे बहुत ज्यादा अटैक हुआ और ईरान ने उसकी अच्छी खासी उसने उसकी पटाई की, और जिसके बाद से जो मुझे कलीदी किरदार अदा करना पड़ा। और आज की अगर मैं बात करता हूं, तो वो जो खामनाई साहब की जानब से जो बयान आया या उन्होंने तकरीर की है, तो उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जब अमेरिका को इस बात का पता लग गया कि सुहूनियों को अब हम सफा हस्ती से मिटाने लगे हैं, तो उन्होंने इंटरवीन किया। तो आप कैसे देखते हैं इस सारी चीज को? क्या वाकई ही अब ट्रंप जो है वो जानबूझ के इसराइल को मार पड़वा रहा था? देखिए दुरानी साहब, दो तीन चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ, ईरान के ऊपर इसराइल ने आगाज में जब हमला किया तो बड़ा कैलकुलेटेड हमला था ईरान इसराइल का। और उसके अंदर हमने देखा कि ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया। ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे, उनके साथ एसोसिएटेड उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको भी उन्होंने टारगेट किया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। काफी मैसिव नुकसान इसराइल की पहली जो कह लें कि पहला वार था ईरान पर, उससे ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। उसके बाद फौरी तौर पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान 2 से 3 दिन लेगा, क्योंकि इसराइल ने जिस वक्त आगाज किया था हमलों का, तो पहला जो हमला था उस वेव में उन्होंने इसराइल का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, मिलिट्री का कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको उन्होंने उड़ाया। दूसरे वेव में उन्होंने उनका जो कमांड एंड कंट्रोल था उसको उन्होंने उड़ाया। तो एक तरह ईरानियन मिलिट्री जो है वो लीडरलेस हो गई थी और वहां पे कम्युनिकेशन का भी फुकदान था। फिर ऐसे बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसराइल को जो है वो जवाब देना शुरू किया। इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि कम से कम ईरान को 48 घंटे लगेंगे कि जिसमें वो अपना कमांड एंड कंट्रोल और अपना कम्युनिकेशन का जो बैकअप नेटवर्क है उसको वो एक्टिवेट करे और पूरे तरीके से ऑपरेशनलाइज करे। लेकिन ईरान ने जो इनिशियली ड्रोन्स भेजे, और मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ड्रोन भेज के टाइम गेन किया, और उस टाइम के अंदर उन्होंने जो काम 48 घंटों में एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 7 घंटों के अंदर उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद हमने देखा कि रात को बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से इसराइल पर दागे गए। गो के जो पहले ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के इम्पैक्ट थे वो ज्यादा नहीं थे। अगर 100 मिसाइल दागा गया तो 90-95 मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो जाते थे, क्योंकि काफी लेयर्स में ईरान को इसराइल के दरमियान में रास्ते में काफी जगह पर इंटरसेप्शन का सामना था। तो जब इनिशियल अटैक्स थे ईरान के, उसमें इसराइली जो एयर डिफेंस सिस्टम था और जो रास्ते में ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, उसके बाद ईरान ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा था इसराइल का। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ईरान के जो मिसाइल्स थे उनका इम्पैक्ट इसराइल में हमें ज्यादा देखने को मिला। और आखिरी 2 दिनों की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं, आखिरी 2 दिनों में ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था इसराइल, और उसका जो इम्पैक्ट था उसके बाद काफी डैमेज हो रहा था। आखिरी दिन सिर्फ जो इसराइल को नुकसान हुआ है, चंद जो ईरानियन मिसाइल जिन्होंने हिट किया, गालिबन 40 के करीब जो मिसाइल भेजे थे उनमें से 10 ने इम्पैक्ट किया। उन 10 से सिर्फ एक मिसाइल अटैक जो है उसके बारे में मेरे पास इत्तलात है कि 11 करीब इसराइलीज जो है उससे जहन्नुम वासिल हुए और सैकड़ों के करीब जो है वो जख्मी हुए। तो ये बात दुरुस्त है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि आखिरी 2 दिन जो थे उसमें इसराइल को बहुत फेंटी लगाई है ईरान ने। उसकी मल्टीपल रीजन है। एक तो ये कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो अब उस तरह काम नहीं कर पा रहा था। पहले जो 100 में से 90-95 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा था, अब सिचुएशन ये थी कि जंग के खात्मे से 2 रोज कबल ईरान ने एक मिसाइल भेजा और वो एक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका। सिंगल मिसाइल था, उसने भी जाकर टारगेट को हिट किया। तो उनकी जो इंटरसेप्शन की जो कैपेसिटी थी वो ग्रेजुअली कम होती जा रही थी और उनको नुकसान ज्यादा हो रहा था। शायद इसराइल ने जंग के आगाज में मिसकैलकुलेट किया था चीजों को। उनको अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से नुकसान पहुंचा पाएंगे ईरान को। उनको था कि वो नुकसान पहुंचाएंगे और एक बड़ा नेटवर्क, स्पाइस का नेटवर्क जो ईरान के अंदर इसराइल के लिए काम कर रहा था, मोसाद के लिए काम कर रहा था, जिसमें भारत के लोग भी शामिल थे, वो नेटवर्क भी इनिशियल अटैक्स में इसराइल को कामयाबी दिलवाने के अंदर काफी जो है वो उसने असिस्ट किया इसराइलीज को। लेकिन जैसे जैसे इसराइल ने उस नेटवर्क को एक्सपोज करना शुरू किया, ईरान ने उस नेटवर्क को पकड़ना शुरू किया, अब तक कल तक के मेरे पास जो तलाश थी तकरीबन 700 के करीब लोगों को ईरान ने अरेस्ट किया जो मोसाद के लिए, इसराइल के लिए ईरान में बैठकर स्पाइंग कर रहे थे। उससे इसराइल की वो जो ट्रैकिंग
कैपेसिटी थी वो भी कम होती जा रही थी। टारगेटेड कार्रवाइयों में वो लोग कहीं ना कहीं इजराइल को असिस्ट कर रहे थे वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी चीज है कि ईरान ने काफी चोट पहुंचाई है, और ये सिर्फ ईरान के मामले पे नहीं हुआ, भारत के मामले पर भी अमेरिका उस वक्त तक खामोश रहा जिस वक्त तक अमेरिका को ये उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान को जो है वो उसका इलाज कर लेगा। और अमेरिका जो इस खित्ते में भारत की चौधराहट चाहता था वो इसकी सूरत में मुमकिन थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए और भारत का जो है वो इस खित्ते में बताया जाए कि ये चौधरी है। वो चौधराहट पाकिस्तान ने भी भारत की जो वो निकाल के रखी, और जिस वक्त भारत का के हवाले से अमेरिका को ये अंदाजा हो गया कि भारत किसी तौर भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, उस वक्त फिर भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गुज़िश्ता 2 महीने में 2 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें अमेरिका ने भी मिसकैलकुलेट किया और अमेरिकी एलाइज इस रीजन में हमारे पास भारत और इजराइल, उन्होंने भी चीजों को मिसकैलकुलेट किया, और जो जवाब आया, जो काउंटर अटैक्स हुए उधर ईरान की तरफ से और इधर पाकिस्तान से भारत की तरफ जो हुए, वो उन लोगों ने उस चीज का बिल्कुल गुमान नहीं था कि इतने भारी अटैक्स होंगे और इतना भारी नुकसान दूसरी साइड को पहुंचेगा। तो ये तो, और सेकेंडली जो ईरान की विक्ट्री है, देखिए आज बड़ा सवाल हो रहा है ना कि जीता कौन है इस जंग के अंदर। इजराइल के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, हमें यहां से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या इजराइल उन 3 ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव था कि इजराइल किसी तरीके से ईरान के अंदर जो ईरान की जौहरी तंसीबात हैं उनको टारगेट करे और ईरान को जौहरी प्रोग्राम से दूर करे। हैदर ये इस पे हम डिस्कस बाद में करते हैं, इस पे जो है ना यकीनी तौर पे इस पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिस तरह भी आपने बात कही है कि खिते के अंदर 2 चौधरी जो थे, एक हमारे खिते के अंदर जो भारत को वो इस इलाके का चौधरी बनाया या उसके तौर पे पेश किया जा रहा था, और उस इलाके के अंदर मशरिक वस्ता के अंदर जो है वो इजराइल को जो है उस खिते के चौधरी के तौर पे पेश किया जा रहा था। और जिस तरह अभी आपने बात की है कि वो दोनों चीजें जो थी वो अमेरिका की जानब से मिसकैलकुलेट हुई है, भारत की जानब से और इजराइल की जानब से, बिल्कुल ठीक होगा। ये तो फैक्शन फिगर है जो कि बिल्कुल सामने जग ज़ाहिर चीज है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी तो उठता है कि अगर कतर के ऊपर, ठीक है मानते हैं कि वो बेस जो थी बिल्कुल खाली थी और वहां पे किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं था कि वहां पे प्रॉब्लम होता, लेकिन उसके बावजूद भी कतर के ऊपर आपने जब हमला किया, ईरान ने जब हमला किया, तो उसके फौरन बाद जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो अगर हम आम फहम अगर मैं बात करता हूं तो सर तोते की जान जो है वो कतर में थी, ईरान को भी इस बात का पता था, और वो जो वहां पे जो ये अड्डा है वो आज से तो नहीं है, वो तो दहाइयों से वहां मौजूद है। तो ईरान को पहले दिन ही वहां पे अटैक नहीं कर देना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, आम जो मिसाइल है उसको मारने के बजाय जब उसको ये पता है कि स्किड जो है उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किसी तरह भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, और गुज़िश्ता 2 दिनों से उसने टका आगे फेंटी लगाई दी है इजराइल की, तो वो वहां पे 10 मिसाइल या 16 मिसाइल फेंकने के बजाय अगर सिर्फ 2 मिसाइल अगर हाइपरसोनिक फेंक देता तो वो रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट नहीं होता। देखिए इसमें 2-3 चीजें, आप जिस वक्त जंग का आगाज करते हैं, अब इजराइल ने अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक जो कुछ गजा में किया है या उसके बाद जो यमन में जो कुछ किया है, जी शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जंग भी लंबी हो सकती है। तो ईरान ने जो जवाब दिए हैं, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ईरान को पहले दिन ही ये कर देना चाहिए था या ईरान यही मिसाइल मार देता दूसरे ना मारता। जंग स्ट्रेटेजी के साथ लड़ी जाती है और उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो है वो एक्सपोज किया जाता है, अपनी ताकत को भी स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज किया जाता है। अगर इजराइल के खिलाफ पहले दिन ही ईरान इन हमलों का आगाज कर देता तो शायद इजराइल काउंटर के अंदर जो कुछ करता उस पर ईरान के लिए संभालना मुश्किल हो जाता। तो स्ट्रेटेजी होती है, मेरे ख्याल है कि ईरानियन स्ट्रेटेजी ठीक थी। पहले बैलिस्टिक से उन्होंने आगाज किया, वहां पे नुकसान पहुंचाया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों ने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल की निस्बतन सस्ता मिसाइल है, उसने ईरानियन आयरन डोम को दीगर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज किया और उनको जो है उनकी कैपेबिलिटी को कम किया, जिसके बाद हाइपरसोनिक्स के लिए ज्यादा आसान था कि वो ईरान में इजराइल के अंदर टारगेट्स को हिट करते। दूसरी चीज जो आपने कतर की बात की, देखें ईरान अगर पहले दिन जवाब में इजरायली हमले के जवाब में कतर पे अमेरिकी एयरबेस पे अटैक करता तो ईरान दावत देता अमेरिका को कि वो इस जंग में शामिल हो। अमेरिका तो बुनियादी तौर पर उस दिन जंग में शामिल हुआ जिस दिन अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बॉम्बर जो है बॉम्बर जो है उससे ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया, फर्दो में, नतंज और इस्फहान में। तो उससे पहले तक अमेरिका बुनियादी तौर पे डायरेक्टली इस जंग में शामिल नहीं था। जिस वक्त अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में शामिल हुआ,
ईरान ने उसके बाद कतर में जो है वो अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। जी, तो जी। अगर ईरान पहले ही अमेरिकी अड्डे पे निशाना बना देता, कतर में जो मौजूद है, तो फिर उसमें ये होना था कि ईरान की तरफ से इनिशिएट हो जाती थी चीज और फिर ईरान के ऊपर सारा मलबा गिरना था। सही। सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा एपिसोड था जिसमें जंगबंदी हुई है, ये संभव एक स्क्रिप्टेड एपिसोड था मेरे नजदीक। उसकी वजह ये है कि ईरान ने भी पहले इतला कर दी थी, कतर को भी बता दिया था कि हम लोग जो अमेरिकी बेस है अल उदैद में, इसको हम निशाना बनाएंगे। उसके बाद देखिए ईरान के ऊपर जिस वक्त अटैक हुआ है, जो B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया है, ईरान का क्लेम ये है कि ईरान ने तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पहले खाली कर दिया था। और फर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसपे 13,000 किलो का जो बस्टर बॉम्ब जो है वो गिराया गया है, उसके बारे में तो इत्तलात है कि वहां पे 2 दिन से बड़ी हैवी मूवमेंट थी ट्रक्स की, जिसमें उन्होंने ईरान ने अपना सारा जो वहां पर इक्विपमेंट था और जितनी भी जौहरी उनकी तनसीबात थी या जौहरी उनके जो वहां पे जो यूरेनियम की आसूदगी के हवाले से जो चीजें पड़ी हुई थी, उनका वो 2 दिन पहले से ही वहां से शिफ्ट कर चुका था। इनफैक्ट उसका जो दाखिली और खारजी रास्ता था उसके ऊपर भी उन्होंने रेत लगा के उसको बंद कर दिया था ताकि जो बस्टर बॉम्ब गिरे उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। यानी ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक हो गया वो अटैक करेगा। हाँ, ठीक। तो अच्छा हैदर, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी जी, जी, थी ईरान की। ठीक हो गया। पहले अमेरिका का इंतजार किया और उसके बाद एक आखिरी चीज जी, देखिए, जी। अभी ये बात कोई छोटी बात नहीं है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को अटैक किया। जिस वक्त किसी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क को बेस दी जाती है तो वो मखसूस इलाका उसी मुल्क का तस्वर किया जाता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके कब्जे में वो बेस होती है। तो बिल्कुल। कतर में मौजूद उस अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने का मतलब है कि ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया। जी, बिल्कुल। अब वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो स्क्रिप्टेड था या क्या था, ये सेकेंडरी चीज है, जो कि मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये एक बड़ी जरूरत का काम था कि अमेरिका को उस खित्ते के अंदर ईरान ने निशाना बनाया। ठीक हो।